दोस्तों हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी ए का गद्य विकास के विचरण का करने वाले हैं वन शॉट वीडियो पूरा कवर, जो आपका 13 मई को पेपर है। ठीक, तो यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, और आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। आपको एक सब्सक्राइब ही करना है, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम और वीडियो ला पाएंगे आपके लिए जो भी पेपर आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप सब्सक्राइब नहीं करते, सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पिछले साल पेपर में आए हुए प्रश्न हैं, उसमें मैंने आपके पेपर का नहीं लिया, स्क्रीनशॉट लेके नहीं लगाया इसमें, क्योंकि उसमें कुछ दिख नहीं रहा था और आपको दिखता भी नहीं, इसलिए मैंने खुद ही लिख लिया है उसी आपके पेपर में से। ठीक है, और इसके आंसर भी आपको इसी में मिल जाएंगे। तो क्या लिखा है पहला प्रश्न, इसी भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने, देखिए इस तरह के प्रश्न आते हैं। मैं आपको प्रश्न पढ़ने से पहले बता दूं, इस तरह के प्रश्न आते हैं आपके पेपर में, और इस तरह के आपके प्रश्न आएंगे तो आपको अटेम्प्ट करना होगा। ज़्यादातर आपके पेपर में यही प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक, और वैसे भी देखेंगे। चलो देखते हैं कि कैसे कैसे आपको मिलते हैं। इसी भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मगन था कि जैसे आगे की पंक्तियाँ वह इस वक्त सचमुच किसी अरबी घोड़े का सह सवार है। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी में कमल की तरह खिला हुआ था जो चंद दिनों के लिए बचपन ही में हासिल होती है और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती। उसका दिल अभी तक पाप की गर्द और धूल से अछूता था और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। इसका संदर्भ देखिए, आपको संदर्भ, व्याख्या और भाव अर्थ लिखना ही होता है। ऐसे ही आपको लिखना है इसी फॉर्मेट में। तो क्या लिखा है संदर्भ में, पहले आपको संदर्भ में लिखना है। यह पंक्तियाँ लेखक द्वारा, मतलब कि आपको पहले इसमें चैप्टर का नाम लिखना है और ये बताना है कि किस लेखक के द्वारा लिखा है, किस चैप्टर का द्वारा, कहाँ से लिया है तुमने। यदि आपने पढ़ा हो तो आपको ये चैप्टर के बारे में पता होगा और आप लिख पाएंगे। तो यह पंक्ति लेखक द्वारा लिखे गए रेखाचित्र संस्मरण से ली गई है। देखिए, ठीक, इसमें ये बताया है जिसमें वह एक भोले भाले बच्चे का चित्रण करता है जो भीड़ में खोए बिना अपनी कल्पनाओं की दुनिया में मगन था। यह दृश्य बाल्य अवस्था के सरलता और आनंद का प्रतीक है। इसका व्याख्या क्या है, यह एक ऐसे बच्चे का वर्णन किया गया है जो अपने हाथ में एक छड़ी को घोड़ा बनाकर उस पर सवार होकर दौड़ता हुआ भीड़ में मगन है। वह फर्जी घोड़े को दौड़ा रहा है और अपनी ही सादगी की दुनिया में इतना डूबा हुआ है कि उसे ना भीड़ की परवाह है ना दुनिया की। उसकी मासूम कल्पना उसे अत्यंत आनंद दे रही है। उसका यह आनंद सच्चा और निश्चल है जो केवल बचपन में ही महसूस होता है। वह ऐसा अनुभव कर रहा है जैसे वह सच में कोई बहादुर घुड़सवार है। उसका चेहरा कमल की तरह खिला हुआ है और उसमें वह सच्ची खुशी है जो जीवन भर याद रहती है। यह दृश्य बताता है कि एक निष्कलंक मन वाला बालक जब अपनी कल्पनाओं में रम हो जाता है तो वह संसार की हर चिंता से परे चला जाता है। इसका भावार्थ क्या है कि बचपन की कल्पना कितनी निर्दोष, सुंदर और आत्मिक होती है। लेखक यही समझाना चाहते हैं इस प्रश्न के माध्यम से, इस चैप्टर के माध्यम से। यह दृश्य हमें बाल मनोविज्ञानिक सच्चे आनंद और मासूमियत की सुंदर झलक देता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 दिन चिराग के घर की छानबीन होती रही थी। जब उसका सारा सामान लूटा जा चुका तो न जाने किसने उस घर को आग लगा दी थी। रखवे पहलवान ने जब कसम खाई थी कि वह आग लगाने वाले को जिंदा जमीन में गाड़ देगा, क्योंकि यह मकान पर नज़र रखकर ही उसने चिराग को मारने का निश्चय किया था। उसने उस मकान को शुद्ध करने के लिए हवन सामग्री भी ला रखी थी, मगर आग लगाने वाले को पता आज तक नहीं चल सका था। अब 7.5 साल से रखवा उस मकान को अपनी जायदाद समझता आ रहा था, जहाँ
वह किसी को गाय भैंस बांधने देता था और न ही खुरपा लगाने देता था। यह मकान से बिना उसकी इजाज़त के कोई एक ईंट भी नहीं निकाल सकता था। इसका संदर्भ क्या है? यह पंक्तियाँ उस समय की सामाजिक और सांप्रदायिक स्थिति को उजागर करती है जब लोग आपसी नफरत के कारण एक दूसरे के घर जलाने, लूटने और हत्या करने लगे थे। यह अंश एक ऐसी पात्र चिराग की कहानी कहता है जिसका घर और जीवन हिंसा का शिकार हो गया था। इसकी व्याख्या क्या है? लेखक बता रहा है कि चिराग का घर पहले लूटा गया, फिर उसे जला दिया गया। यह घटना किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा की गई थी। यह स्थिति न केवल हिंसा की क्रूरता दर्शाती है बल्कि उस समाज में फैली नफरत को भी उजागर करती है जहां इंसानियत को जिंदा जला दिया गया था। रखवे पहलवान जैसी कुछ संवेदनशील और इंसाफ पसंद लोग थे जो इस अन्याय से क्या थे, व्यथित थे। उसने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी इस कृत्य के लिए जिम्मेदार होगा उसे वह दंडित करेगा। साथ ही चिराग के घर को पवित्र करने के लिए हवन सामग्री भी ले आया था। यह दर्शाता है कि कुछ लोग शुद्धि और पुनर्स्थापना की भावना से प्रेरित थे, परंतु दुखद तथ्य यह है कि उस आग लगाने वाले का आज तक पता नहीं चल पाया। लेखक यह संकेत देता है कि जब समाज में घृणा और अराजकता फैल जाती है तब सत्य और न्याय की धुंधला हो जाते हैं। इसका भावार्थ क्या है कि यह अनसामाजिक विघटन, सांप्रदायिक विद्वेष और इंसानी संवेदनाओं के दृढ़ को मार्मिक रूप से चित्रित करता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं बल्कि अनेक नई समस्याओं को जन्म देती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस प्रश्न में 2 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से किसी एक पर टिप्पणी विस्तृत लिखना है। ठीक, चाहे आप का लिखिए चाहे आप खा लिखिए, एक ही करना है। तो मैंने का इस पेज में लिखा है और खा शायद अगले पेज में है। ठीक, तो संस्मरण में क्या लिखना है? संस्मरण मतलब होता है कि संस्मरण साहित्य की वह विधा है जिसमें लेखक अपने जीवन की घटनाओं, अनुभवों या किसी विशेष व्यक्ति से जुड़ी यादों को अत्यंत आत्मीयता और सजीवता के साथ प्रस्तुत करता है। यह आत्मकथात्मक गद्य का एक रूप है जिसमें लेखक की भावनाएं, संवेदनाएं और दृष्टिकोण प्रमुख रहते हैं। की विशेषताएं क्या हैं? व्यक्तिगत अनुभव की प्रधानता। संस्मरण किसी घटना या व्यक्ति से लेखन के निजी जुड़ाव को प्रकट करता है। सजीव वर्णन, इसमें चित्रात्मकता होती है जिससे पाठक उस अनुभव को प्रत्यक्ष देखने जैसा अनुभव करता है। भावनात्मकता, संस्मरण में भावनाओं की गहराई होती है जैसे अपनापन, करुणा, हास्य, स्मृति या विछोह। और साहित्यिक सौंदर्य, संस्मरण में कथा, निबंध और आत्मकथा की विशेषताओं का संगम देखने को मिलता है। और 5वां क्या है? सत्य घटनाओं पर आधारित, इसमें कल्पना नहीं बल्कि यथार्थ की प्रधानता होती है। यद्यपि प्रस्तुति साहित्यिक होती है। उदाहरण, प्रसिद्ध हिंदी लेखन हरिशंकर परसाई, विष्णु प्रभाकर, रामवृक्ष बेनीपुरी और अमृतलाल नागर ने संस्मरण लेखन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। परसाई के संस्मरणों में हास्य और व्यंग्य की गहराई छाप मिलती है। इसका निष्कर्ष क्या है? संस्मरण न केवल लेखक की स्मृति यात्रा होती है बल्कि वह पाठक को भी उस अनुभव से जोड़ता है। यह साहित्य की अत्यंत प्रभावशाली विधा है जो भावनात्मक रूप से पाठक को छू जाती है और उस गहरे के स्तर पर प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारतेंदु युगीन निबंध पर टिप्पणी लिखिए, जो कि खा है भारतेंदु युगीन निबंध। तो इसमें टिप्पणी लिखते हैं। परिचय। भारतेंदु युग हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक युग का प्रारंभिक चरण है। इसे हिंदी गद्य साहित्य का जागरण काल भी कहा जाता है। इस युग में निबंध लेखन का आरंभ हुआ और भारतेंदु हरिश्चंद्र इस युग के प्रमुख लेखन माने जाते हैं। इन्होंने सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विषयों पर निबंध लिखकर हिंदी निबंध साहित्य को नई दिशा दी। भारतेंदु युगीन निबंधों का प्रमुख विशेषताएं क्या हैं कि जागरण और चेतना का स्वर। भारतेंदु युगीन निबंधों में राष्ट्रीय चेतना, स्वदेश प्रेम और समाज सुधार की गहरी भावना दिखाई देती है। लेखक जनता को अंधविश्वास, रूढ़ियों, अंग्रेजी शासन और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूक करते हैं। सरल एवं प्रभावशाली भाषा।
इस युग के निबंधों की भाषा सहज, सरल और जन सामान्य के अनुकूल थी। बोलचाल की खड़ी बोली और ब्रज के मिश्रण प्रयोग हुआ, जिससे भाव स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुए हैं। नाटक व पत्रकारिता से जुड़ाव। भारतेंदु हरिश्चंद्र में निबंधों को पत्रकारिता और नाटकों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने हरिश्चंद्र पत्रिका और कवि वचन सुधा जैसी पत्रिकाओं में अपने विचार व्यक्त किए। आलोचनात्मक दृष्टिकोण। निबंधों में अंग्रेजी शिक्षा, विदेश प्रेम, पाखंड, धार्मिक आडंबर और सामाजिक विषमता की आलोचना स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। इनमें सुधारवादी दृष्टिकोण भी होता था। साहित्यिक सौंदर्य, इसका साहित्यिक सौंदर्य लास्ट है। यद्यपि इन निबंधों का उद्देश्य सुधारात्मक था, फिर भी इनकी रचनात्मक और भाषा शैली ने इन्हीं साहित्यिक ऊंचाई प्रदान की। इसकी प्रमुखता निबंधकार की क्या प्रमुखता होती है, क्या प्रमुख है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और किशोरी लाल गोस्वामी, ये इसके प्रमुख लोग हैं। ठीक। नेक्स्ट है भोला राम का जीव व्यंग्य का प्रतिपाद्य लिखिए। भोला राम का जीव व्यंग्य का प्रतिपाद्य। परिचय। भोला राम का जीव हरिशंकर परसाई द्वारा रचित एक प्रसिद्ध व्यंग्य रचना है, जो सरकारी तंत्र की जटिलताओं, भ्रष्टाचार और संवेदनहीनता को उजागर करती है। यह व्यंग्य न केवल हास्य के माध्यम बनता है, बल्कि गहरे सामाजिक संदेश भी देता है। मुख्य प्रतिपाद्य क्या है इसका? केंद्र मतलब विचार। इस रचना का मुख्य प्रतिपाद्य यह है कि एक सामान्य आदमी की मृत्यु के बाद उसका जीव सरकारी दफ्तरों में उलझ जाता है। सरकारी कर्मचारी यह पता नहीं लगा पाते कि भोला राम मरा है या जीवित, क्योंकि उसका नाम अभी तक सरकारी कागजों से नहीं हटा है। इस हास्यात्मक स्थिति के माध्यम से लेखक सरकारी व्यवस्था की असंवेदनशीलता और अव्यवस्था पर तीखा व्यंग्य करता है। प्रमुख व्यंग्य बिंदु। पहला क्या है? सरकारी कार्यालयों की जड़ता। दफ्तरों में कर्मचारियों का कार्य के प्रति लापरवाह रवैया और फाइलों में उलझी प्रक्रिया का व्यंग्य का विषय है। दूसरा है व्यवस्था की अमानवीयता। भोला राम की मृत्यु की पुष्टि होने में जितना समय लगता है, वह बताता है कि सरकारी तंत्र में मानवीय संवेदना नहीं बची है। तीसरा है फॉर्म भरने और प्रक्रिया की विडंबना। फॉर्म प्रमाणता, तस्दीक और कागजातों की अनंत सूची लोगों को न केवल जीवित रहते हुए परेशान करती है, बल्कि मृत्यु के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। भ्रष्टाचार की आलोचना। पेंशन जारी करने या बंद करने जैसी बातें केवल रिश्वत या गलत सूचना पर आधारित होती है। यह बात भी व्यंग्यात्मक ढंग से दर्शाई गई है। ठीक, यह बात भी व्यंग्यात्मक ढंग से दर्शाई गई है। नेक्स्ट क्या है हमारा, देख लेते हैं। दीपदान एकांकी की तत्वों के आधार पर समीक्षा कीजिए। दीपदान एकांकी प्रसिद्ध नाट्य लेखन डॉक्टर श्रीराम शर्मा द्वारा रचित एवं अत्यंत प्रभावशाली एकांकी है, जो मानवीय करुणा, सेवा, त्याग और धार्मिक आस्थाओं को दर्शाता है। यह एकांकी न केवल धार्मिकता की आड़ में फैलते पाखंड पर प्रहार करती है, बल्कि मानव मूल्यों की पुनः स्थापना का संदेश भी देती है। एकांकी के तत्वों के आधार पर समीक्षा। कथानक। यह एकांकी एक मंदिर के पुजारी, एक अनाथ अंधे बालक गुड्डन और गांव के लोगों के इर्द गिर्द घूमती है। गुड्डन मंदिर में रोज़ दिया जलाने की इच्छा रखता है, पर पुजारी उसे मंदिर के नियमों का हवाला देकर मना कर देता है। अंततः समाज की सहानुभूति और द्रवित हृदय मंदिर की रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ते हैं और गुड्डन को दीपदान का अवसर मिलता है। यह कथानक सरल परंतु अत्यंत मार्मिक है। इसका चरित्र चित्रण क्या है, मतलब कैरेक्टराइजेशन। गुड्डन, पुजारी और गांववासी, इसमें 3 लोगों का चित्र देखा है हमने। तो गुड्डन में मतलब अंधा, अनाथ लेकिन अवस्था से भरा बालक, उसका विश्वास और मासूमियत दर्शकों को भावुक कर देती है। पुजारी क्या है, पहले रूढ़िवादी लेकिन अंत में परिवर्तनशील। गांववासी समाज की बदलती सोच को दर्शाते हैं। गांववासी। संवाद मतलब डायलॉग। संवाद सरल भाव
पूर्ण और नाटकीय है। गुड्डन और पुजारी के बीच संवाद दर्शकों के अंतर्मन को झकझोर देते हैं। संवेदना, इमोशन, करुणा, पीड़ा, आशा और अंत में संतोष जैसे भाव पूरे नाटक में विद्यमान है। एकांकी भावनात्मक रूप से दर्शकों को बांधती है। वातावरण, एक मंदिर का परिवेश और धार्मिक पूर्व पृष्ठभूमि इस एकांकी को सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बनाते हैं। संदेश, यह एकांकी सामाजिक समरसता, करुणा और मानवता का संदेश देती है, जहाँ रूढ़ियों पर चोट करती है और आधुनिक संवेदनशील समाज की वकालत करती है। नेक्स्ट है हमारा मलबे का मालिक कहानी की मुख्य विशेषताएं लिखिए। अब्दुल बिस्मिल्लाह द्वारा रचित कहानी मलबे का मालिक एक अत्यंत संवेदनशील और यथार्थवादी कहानी है, जो शहरीकरण, विस्थापन और आम व्यक्ति की त्रासदी को उजागर करती है। यह कहानी सामाजिक अन्याय और निम्न वर्ग की व्यथा का दस्तावेज है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? यथार्थवादी दृष्टिकोण, कहानी में समाज का नग्न यथार्थ चित्रित किया गया है, जहां गरीब के घर तोड़े जाते हैं, उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं होती। दूसरा क्या है? विस्थापन की पीड़ा, कहानी का केंद्र विषय है बेघरों की पीड़ा। पात्रों को अपने ही बसे बसाए घरों से उजाड़ा जाता है और प्रशासन की संवेदनहीनता उजागर होती है। नेक्स्ट क्या है? सशक्त पात्र, मुख्य पात्रों में एक बूढ़ा व्यक्ति है जो मलबे में अपने अधिकार की खोज करता है। उसकी अपेक्षा और उसका संघर्ष पाठकों को झकझोर देता है। चौथा क्या है? सामाजिक आलोचना, यह कहानी व्यवस्था और तंत्र पर व्यंग्य करती है, जो गरीबी को अनदेखी करता है। लेखक ने इस कड़वे यथार्थ को बड़े प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है प्रतीकात्मकता, मलबा केवल ईंट पत्थर नहीं बल्कि टूटी हुई उम्मीदों और उजड़े हुए सपनों का भी प्रतीक है। मालिक होने के बावजूद उसका अधिकार कहीं नहीं टिकता। भावनात्मक प्रभाव, कहानी में करुणा, क्रोध और विवशता के भाव है, जो पाठक को अंत तक बांधे रहते हैं। और लास्ट है भाषा और शैली, सरल, स्पष्ट और संवेदनशील भाषा में लिखी गई इस कहानी की शैली संप्रेषणीय है और प्रभावशाली भी है। नेक्स्ट है उत्साह निबंध की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। उत्साह निबंध का लेखन मनुष्य जीवन में उत्साह के महत्व को रेखांकित करता है। यह निबंध केवल विचारात्मक नहीं बल्कि प्रेरणादायक भी है। इस निबंध की भाषा और शैली इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, जो इसे पाठकों के मन में प्रभाव ढंग से बैठा देती है। भाषा की विशेषताएं क्या हैं? सरल और बोधगम्य भाषा, लेखक ने अत्यंत सरल, प्रभावपूर्ण और सुगम हिंदी का प्रयोग किया है, जिससे पाठक आसानी से विषय को समझ पाता है। दूसरा है प्रभावशाली शब्द चयन, उत्साह जैसे भावनात्मक विषय को प्रस्तुत करने के लिए प्रभावशाली और प्रेरणादायक शब्दों का चयन किया गया है। तीसरा है प्रेरक भाषा शैली, लेखक की भाषा पाठक को प्रेरित करती है, उसमें जीवन में उत्साह और सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करती है। चौथा है उपयुक्त मुहावरे और लोकोक्तियाँ, निबंध में प्रसंगित मुहावरों का प्रयोग करके भाषा को अधिक जीवंत और रोचक बनाया गया है। शैली की विशेषताएं क्या हैं? पहला है निबंधात्मक शैली, यह निबंध विचारात्मक शैली में लिखा गया है, जहां लेखक अपने विचारों को तर्क और उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करता है। दूसरा है प्रेरणात्मक शैली, लेखक पाठकों को मानसिक और आत्मिक रूप से जागृत करने की शैली अपनाता है, जिससे पाठक निबंध के अंत तक उत्साह और उमंग से भर जाता है। संवादात्मक शैली का आभास, संवादात्मक शैली का क्या है? आभास। कुछ स्थानों पर लेखक की शैली पाठकों से संवाद करने जैसी प्रतीत होती है, जिससे एक आत्मीय संबंध क्या होता है? बनता है। सुसंगठित विचार विन्यास, विषय वस्तु क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत की गई है। भूमिका, तात्पर्य, तर्क, उदाहरण और निष्कर्ष सब कुछ तार्किक क्रम में है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा आचरण की सभ्यता, निबंध में निहित उद्देश्य स्पष्ट कीजिए।
आचरण की सभ्यता निबंध में लेखक ने सच्ची सभ्यता के मापदंडों को स्पष्ट किया है। लेखक के अनुसार सभ्यता केवल बाहरी वस्तुओं या भौतिक प्रगति का नाम नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति का आचरण, व्यवहार और नैतिक मूल्यों में परिलक्षित होती है। निबंध में निहित उद्देश्य, पहला क्या है कि सभ्यता का सही अर्थ स्पष्ट करना। लेखक यह समझाना चाहता है कि सच्ची सभ्यता का मापदंड मनुष्य के कपड़े, भाषा या भौतिक सुख सुविधाएं नहीं है, बल्कि उसका शिष्ट, विनम्र और मर्यादित आचरण ही उसे सभ्य बनाता है। दूसरा है नैतिकता का महत्व प्रतिपादित करना। इस निबंध में नैतिक मूल्यों जैसी सच्चाई, ईमानदारी, सहनशीलता और विनम्रता को सभ्यता के आधार स्तंभ बताया गया है। तीसरा है बाहरी दिखावे का खंडन। लेखक यह उद्देश्य भी स्पष्ट करता है कि यदि मनुष्य केवल दिखावे पर ध्यान दे और आचरण में कठोर, स्वार्थी या अहंकारी हो तो वह वास्तविक रूप से असभ्य कहलाएगा। चौथा है मानवता की प्रतिष्ठा करना। निबंध यह संदेश देता है कि सभ्यता वही है जो समाज में प्रेम, करुणा, सहयोग और समता को बढ़ावा दे। सच्ची सभ्यता वही है जो दूसरों के लिए सोचती है और उन्हें सम्मान देती है। और लास्ट है व्यक्तित्व निर्माण पर बल। लेखक का उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आचरण को इतना शुद्ध, विनम्र और मर्यादित बनाए कि उससे समाज को प्रेरणा मिले। इसका निष्कर्ष क्या है कि आचरण की सभ्यता निबंध का प्रमुख उद्देश्य यह है कि मनुष्य को वास्तविक मूल्य उसके व्यवहार और नैतिकता में होता है। लेखक ने यह संदेश दिया है कि आंतरिक गुणों के बिना कोई भी व्यक्ति सभ्य नहीं कहा जा सकेगा, चाहे उसके पास कितना भी भौतिक सुविधाएं क्यों ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहानी के तत्व बताते हुए उनका विश्लेषण कीजिए। कहानी के निर्माण में कई प्रमुख तत्व होते हैं जो किसी भी कहानी को प्रभावशाली और रोचक बनाते हैं। इसके बिना कहानी अधूरी मानी जाती है। निम्नलिखित प्रमुख तत्व है। पहला क्या है, विषय। विषय मतलब थीम। यह कहानी की मूल भावना या विचार होता है जिस पर पूरी कहानी आधारित होती है। यह प्रेम, त्याग, संघर्ष, सामाजिक बुराइयों आदि पर आधारित हो सकता है। दूसरा है कथानक। कथानक क्या है, प्लॉट। घटनाओं की क्रमबद्ध श्रृंखला को कथानक कहते हैं। एक अच्छी कहानी में आरंभ, मध्य और अंत स्पष्ट रूप से होता है। कथानक में उत्सुकता और जिज्ञासा बनाए रखना आवश्यक है। पात्र क्या है, कैरेक्टर। कहानी के मुख्य व सहायक पात्र होते हैं जो घटनाओं को क्रियान्वित करते हैं। ये पात्र जीवंत, स्वाभाविक और विश्वसनीयता होने चाहिए। चौथा क्या है, संवाद, डायलॉग। पात्रों के बीच होने वाले वार्तालाप को संवाद कहते हैं। संवादों से पात्रों के स्वभाव, मानसिकता और घटनाओं के गति का पता चलता है। परिवेश मतलब सेटिंग। कहानी का सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक वातावरण यह कहानी को वास्तविकता प्रदान करता है। छठा क्या है, दृष्टिकोण, पॉइंट ऑफ व्यू। कहानी किसके दृष्टिकोण से कही जा रही है। प्रथम पुरुष या मतलब मैं, द्वितीय पुरुष मतलब तुम, या तृतीय पुरुष या वह, यह भी महत्वपूर्ण होता है। भाषा शैली, सरल, प्रभावशाली और पात्रों के अनुरूप भाषा कहानी को जीवंत बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनमोल रत्न कहानी का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। अनमोल रत्न कहानी का प्रतिपाद्य। अनमोल रत्न कहानी में हमें यह सिखाती है कि सच्चे रत्न वे नहीं होते जो बहुमूल्य पत्थरों के रूप में होते हैं, बल्कि वे होते हैं जो अपने आचरण, ईमानदारी और सेवा भाव और कर्तव्य निष्ठता से समाज में आदर्श प्रस्तुत करें। जो अपने आचरण, ईमानदारी, सेवा भाव और कर्तव्यनिष्ठ हम यहाँ तक। इस कहानी में एक ऐसी व्यक्ति की चर्चा होती है जो समाज के लिए समर्पित है, जो सादा जीवन जीता है परंतु अपने कर्मों से महान बन जाता है। लेखक ने यह दिखाया है कि असली अमीरी धन में नहीं बल्कि चरित्र और सेवा भावना में होती है। कहानी यह संदेश देती है कि जीवन में सच्चे अनमोल रत्न वे लोग होते हैं जो दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि अनमोल रत्न कहानी का मुख्य उद्देश्य यह है कि मानवीय मूल्य, सेवा भाव और सच्चरित्रता को अपनाकर ही हम समाज में सम्मान और आदर्शों की दृष्टि से अनमोल बन सकते हैं। और हमारा लास्ट है, अब हमारे लास्ट टॉपिक बचा है जो कि है एकांकी विधा का सामान्य परिचय दीजिए।
ये लास्ट है हमारा, इसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक। एकांकी विधा का सामान्य परिचय परिभाषा। एकांकी एक लघु नाट्य रचना है जो एक ही अंक में प्रस्तुत की जाती है। इसमें किसी एक प्रमुख घटना या समस्या का संक्षेप में दर्शाया जाता है। यह नाटक का ही संक्षिप्त और केंद्रीय रूप है। इसकी विशेषताएं क्या है? पहला है संक्षिप्तता। एकांकी छोटी होती है जो सीमित समय में मंचित की जा सकती है। इसमें अनावश्यक घटनाओं और पात्रों का विस्तार नहीं होता। दूसरा क्या है? केंद्रित कथानक। इसमें एक ही मनुष्य, घटना या समस्या का प्रस्तुत किया जाता है जिससे कथानक सघन और प्रभावशाली बनता है। तीसरा क्या है? सीमित पात्र। एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है जिससे संवाद और दृश्य अधिक प्रभावशाली बनते हैं। चौथा क्या है? भावनात्मक। इसमें भावनाओं की प्रधानता होती है। पाठक या दर्शक इससे गहरे स्तर पर जुड़ जाते हैं। संवाद प्रधानता। इस पांचवा क्या है? संवाद प्रधानता। संवादों के माध्यम से ही पात्रों के विचार, भावनाएं व घटनाएं सामने आती हैं। छठा क्या है? समाज का प्रतिबिंब। एकांकी समाज की समस्याओं, विसंगतियों, भावनाओं व संघर्षों को सजीव रूप से प्रस्तुत करती है। उद्भव और विकास। एकांकी विधा का विकास 20वीं शताब्दी में हुआ। हिंदी साहित्य में इसका उद्भव समाज सुधार और यथार्थ को मंच के माध्यम से जनमानस तक पहुंचाने के उद्देश्य से हुआ। प्रमुख रचनाकार जयशंकर प्रसाद, राजकुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, उपेंद्रनाथ अशक आदि ने हिंदी एकांकी को समृद्ध किया है। तो यहीं पे हमारा जो है ये ख़त्म होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए। जो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है जिस अगला है शायद एंटरप्रेन्योरशिप का है, तो इसके बाद यदि आप ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो आपको वीडियो ज़्यादा और जल्दी मिलेगी वीडियो। धन्यवाद। थैंक यू।